हेलो एवरीवन। क्लास 11th में आपका सीएस का पहला चैप्टर स्टार्ट हुआ था, कंप्यूटर सिस्टम ओवरव्यू। इस चैप्टर में हम लोगों ने कंट्रोल यूनिट तक कवर किया था पिछले वीडियो में, और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मेमोरी के बारे में, या फिर हम कहें मेन मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी। ये सब एक ही चीज़ है ना। तो मेमोरी क्या होती है, सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट। कंप्यूटर में अगर हम जब मेमोरी की बात करते हैं तो वो कुछ इस तरह से होती है कि एक वर्किंग प्लेस, मतलब वो जगह जहाँ पे हम काम करें। ठीक है, क्या करती है मेमोरी? ये हमारे इंफॉर्मेशन और डाटा को कुछ देर के लिए टेम्परेरी रूप से रखती है अपने पास में, ताकि कंप्यूटर काम कर सके। ओके, अब होता क्या है कि सपोज़ आपने कोई डाटा आपने 2 नंबर आपको ऐड करने हैं, आपने कंप्यूटर में डाला, कैलकुलेटर में 2 + 5। अब जब आपने 2 + 5 डाला, ठीक है, तो वो जो 2 + 5 है वो तब तक के लिए मेमोरी के पास में रहेगा जब तक हमारा जो ALU है वो खाली ना हो। जब वो खाली हो जाएगा तो वो डाटा जो है उठ के कहाँ चला जाएगा, इसके पास में चला जाएगा, ALU के पास में, और ALU जो है रिज़ल्ट वापस कर देगा किसको? मेमोरी को। ठीक है, अब तो मेमोरी का काम बेसिकली क्या है? मेमोरी जो है वो तब तक रखती है अपने पास जब तक कि टास्क जो है वो कंप्लीट ना हो जाए, और जैसे ही टास्क हमारा कंप्लीट होता है तो हमारा डाटा जो है वो चला जाता है। या फिर अगर बीच में पावर ऑफ हो जाए, लाइट चली जाए, तो हमारा कोई भी डाटा उसमें नहीं रहता है। तो इसको हम बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। अब जब हम कंप्यूटर में मेमोरी की बात करते हैं तो हम यहाँ पे ये भी बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट्स होती हैं उनके बारे में डिस्कशन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब तो सबसे पहले अगर आपको जो आपका टेबल आपको दिखाई दे रही है आपकी स्क्रीन पे, उसके हिसाब से अगर आप देखें तो बिट जो है वो सबसे छोटी यूनिट है मेमोरी की। ओके, बिट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मेमोरी, और 8 बिट मिलके जो है 8 बिट मिलके एक बाइट बनाती हैं, और बाइट जो होती है 1 बाइट वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है जो किसी डाटा आइटम या कैरेक्टर को हमारे कंप्यूटर में शो करती है। मतलब 1 बाइट सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होगी जो हमारा कंप्यूटर जो है वो शो कर पाएगा। ओके, और कौन कौन सी मेमोरी होती हैं? बहुत सारी होती हैं। KB होती है, MB होती है, GB होती है, TB होती है। इन सब के बारे में आपने सुना होगा। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको दिखाई दे रहा होगा बिट है, बिट के बाद निबल है, निबल के बाद बाइट है। फिर आप अगर देखें तो बाइट कितना है? 8 बिट्स के बराबर है, और किलो बाइट फिर आता है तो वो है 1024 बाइट के बराबर। इसी तरह से मेगा बाइट जो है वो 1024 KB के बराबर आता है, और गीगाबाइट 1024 MB के बराबर आता है, और इसी तरीके से ये आगे बढ़ती चली जाती हैं। नाउ अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ मेन मेमोरी। मेन मेमोरी के कौन से पार्ट्स होते हैं, और वो होते हैं रैम और रोम। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट रैम। हम सबसे पहले बात करेंगे रैम के बारे में। रैम, जैसा कि इसका सभी को पता होगा, आप लोग बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं रैम और रोम के बारे में। रैम इज़ रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी है। और शायद ही मेरी समझ से कोई भी इंसान ऐसा होगा जिसने आज के टाइम में रैम के बारे में ना सुना हो, क्योंकि जितने भी स्मार्टफोन्स यूज़र हैं, जितने भी जब भी आप कोई नया फ़ोन लेने जाते हैं तो आज जो आपका सबसे पहली क्वेरी होती है दुकानदार से, शॉपकीपर से, वो यही होती है कि भैया इसमें कितनी रैम है। तो रैम एक्चुअल में होती क्या है? रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, पर इसके नाम से अगर देखा जाए तो नाम से हमें ज़्यादा कुछ पता नहीं चल रहा है कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि रैम क्या होता है और ये किस तरीके से काम करती है। रैम के लिए मैं यहाँ पे एक एग्ज़ाम्पल लूँगा, रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल, जिससे कि आपको वो चीज़ ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। कि सपोज़ आप एक ऑफ़िस में काम कर रहे हैं। अब ऑफ़िस में आप काम कर रहे हैं और आपको काम करने के लिए क्या करना पड़ रहा है? एक दूसरे कमरे में अलमारी रखी है और वहाँ से आपको फ़ाइल लानी पड़ रही है बार बार। अब जब भी आपका काम हो रहा है, आप जा रहे हो, आप फ़ाइल ला रहे हो, ठीक है, फिर आपको दूसरा काम पड़ रहा है, फिर से आप फ़ाइल ला रहे हो। अब क्या हुआ? अब एकदम से आपके पास में बहुत सारा काम है। अब बहुत सारा काम है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए
आपकी फ़ाइल जो है वो सारी आपके टेबल पे रखी हुई हों, ठीक है। अगर नहीं होंगी तो आप बार बार जाओगे और बार बार निकाल के लाओगे, है ना। तो आप क्या करोगे, वो सारी की सारी फाइलें उठा के अपनी टेबल पर रखोगे और जब भी आपको जिस फाइल से काम होगा आप वो काम तुरंत के तुरंत कर लोगे। तो यही जो काम है वो क्या है, रैम का है। रैम एक्चुअल में क्या करता है कि आप सपोज़ यहाँ पे एक मोबाइल का मैं ही एग्जांपल लूँगा, क्योंकि मोबाइल आप लोग ज़्यादा यूज़ भी करते हो। मोबाइल में जब आप कोई ऐप खोले बैठे हो, आप सपोज़ आप 3-4 ऐप एक साथ रैंडमली चला रहे हो, ठीक है। तो क्या होता है, आप देखते होंगे, आप सभी को पता होगा कि हम जो है जब चाहते हैं, जिस ऐप से स्विच करना चाहते हैं, हम दूसरी ऐप पे काम करने लग जाते हैं जाके, या दूसरी से हमें स्विच करना है तीसरी पे तो तीसरी पे काम करने लग जाते हैं जाके, ठीक है ना। ऐसा होता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये होती है रैम, इसी को हम रैम बोलते हैं। और ये बेसिकली क्या करती है, ये एक हमें एबिलिटी देती है, एक ये काबिलियत देती है हमारे मोबाइल या हमारे कंप्यूटर को कि हम कितनी ज़्यादा ऐप्स या कितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर्स वन टाइम में चला सकते हैं, एक साथ चला सकते हैं, ठीक है ना। तो जितनी ज़्यादा रैम होगी उतना ही ज़्यादा हमारा जो सिस्टम है वो तेज़ काम करेगा, हमारा काम जो है वो जल्दी होगा। ओके, तो आई होप कि आपकी रैम जो है वो समझ में आ गई होगी। हालांकि रैम एक वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल मेमोरी में का मतलब क्या हुआ कि जब लाइट चली जाएगी तो सारा का सारा कंटेंट जो है वो रैम का क्या हो जाएगा, इरेज्ड हो जाएगा, मिट जाएगा। जैसे कि आपने मोबाइल में जितनी भी ऐप्स खोल रखी हैं, अब सपोज़ आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया तो वो जो ऐप पहले से आपकी खुली हुई होंगी वो दोबारा नहीं खुलेंगी, है ना। तो ये कॉन्सेप्ट होता है रैम का। अब रैम जो है वो जो है 2 टाइप की बेसिकली होती हैं, डायनेमिक रैम और स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम जो है वो थोड़ी स्लो होती है, स्टैटिक रैम जो होती है वो फास्ट होती है। और ज़्यादातर हम प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज में जो है वो आजकल स्टैटिक रैम का यूज़ करते हैं, क्योंकि इसकी स्पीड जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अब हम बात करते हैं रोम की, दैट इज़ रीड ओनली मेमोरी। अब रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ये वो मेमोरी होती है जो हमारे सिस्टम में पहले से प्री डिफाइंड है। मतलब इसके अंदर जो भी इंस्ट्रक्शंस फीड हैं हम उनको इरेज नहीं कर सकते, हम उनको मिटा नहीं सकते। मतलब जब सपोज़ अगर हमने कोई डेल का लैपटॉप लिया, अब वो जो डेल का लैपटॉप है वो उसी तरह काम करेगा कि जिसने उस लैपटॉप को डिज़ाइन किया है, जिसने डेल कंपनी ने डिज़ाइन किया है उस लैपटॉप को, उसने जो भी उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस फीड कर रखे होंगे, जो भी वो कर रखा होगा, वो सारे के सारे कहाँ कर रखे होंगे, उसकी रोम के अंदर कर रखे होंगे, और उनको हम नॉर्मली चेंज नहीं कर सकते हैं। तो रोम जो है वो मेमोरी होती है जिसको हम जो है वो चेंज नहीं कर सकते। और रोम के भी कई सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है पी रोम, पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रोम। एक होता है ई पी रोम, दैट इज़ इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। एक होता है ई पी रोम, ये होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। एक होता है फ्लैश ई पी रोम, और एक होता है मास्क रोम। ये जो अभी मैंने आपको बताया जिसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं बेसिकली, वो मास्क रोम ही होती है। पी रोम जो होती है, जो प्रोग्रामेबल रोम बताया, वो एक ऐसी रोम होती है जिसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें हम इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं, और इसके लिए हमें स्पेशल इक्विपमेंट चाहिए होते हैं, जैसे कि रोम बर्नर वगैरह। इसके अलावा ई पी रोम भी आता है, ये भी इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम होती है। इसमें भी प्रोग्राम जो है वो हम चेंज कर सकते हैं मेमोरी में, ठीक है। पर इसके लिए भी हमें जो है एक्सपर्ट्स डिवाइसेस चाहिए होती हैं। तो ये बातें हो गई काहे की, रोम की। और आई होप कि रैम और रोम आपकी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस की, जिनका हम यूज़ करते हैं बेसिकली स्टोरेज करने के लिए। मतलब अपने सिस्टम में जो भी चीज़ें हम स्टोर करते हैं वो बेसिकली कहाँ करते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस में करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपके मोबाइल में आप देखते होंगे, आप लोग जो है वो चिप का यूज़ करते हैं, कार्ड का यूज़ करते हैं, ताकि जो है आप अपनी फ़ोटोज़, अपने वीडियोज़ वगैरह उसमें स्टोर करके रख सकें। तो वो क्या कहलाती है, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस कहलाती हैं। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होती है वो एक सर्कुलर डिस्क, सर्कुलर प्लेटर की तरह होती है, सर्कुलर डिस्क की तरह होती है, जिसमें सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, ठीक है। हमारे सिस्टम में बेसिकली हार्ड डिस्क पहले से लगी हुई होती है, जिसमें हम हमारी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो फीड होती रहती है। हार्ड डिस्क के कई सारे टाइप्स भी होते हैं, आपकी स्क्रीन पे आपको इसके टाइप्स दिखाई दे रहे होंगे। ऐसे ही हार्ड डिस्क की तरह और भी कई सारे
सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, जैसे कि कॉम्पैक्ट डिस्क, सीडी के बारे में आप सभी ने सुना होगा, डीवीडीज़ होती हैं जिसमें कि डाटा स्टोर हो सकता है, फ्लैश मेमोरीज होती हैं जैसे कि आपकी पेन ड्राइव हो गई, ब्लूरे डिस्क होती हैं। तो ये कई सारे जो है वो कई सारी जो हैं वो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं जिसको बेसिकली हम डाटा स्टोर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। और बेसिकली क्लास 10 तक आप लोगों ने इसके बारे में काफ़ी डिटेल में ऑलरेडी पढ़ भी रखा है, तो इसमें ज़्यादा हम डिटेल में नहीं जाते हैं। इसके बाद हमारा आता है मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन। मोबाइल सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या है, ये बेसिकली एक 2 वे रेडियो की तरह काम करता है। इसमें 2 रेडियो होते हैं, एक होता है रेडियो ट्रांसमीटर और एक होता है रेडियो रिसीवर। मतलब एक होता है कि जिससे कि हमारी जो भी सिग्नल है वो ट्रांसमिट हो सके, जा सके, और एक होता है जिससे कि सिग्नल जो है वो हमें रिसीव हो सके। ओके, तो जो हमारा मोबाइल होता है वो बेसिकली इसी फंडे पे काम करता है, इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। नाउ इस फिगर में आपको दिखाई भी दे रहा होगा, मोबाइल से टावर तक सिग्नल जा रहे हैं और टावर से मोबाइल तक हमारे सिग्नल आ रहे हैं। तो बेसिकली यही हमारा इसका वर्क होता है। अब इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं हमारे मोबाइल फ़ोन में इस काम को करने के लिए वो कौन कौन से होते हैं। एक सर्किट बोर्ड होता है, जैसे कि आपने कंप्यूटर में पढ़ा था, जब आपको अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था CPU के बारे में। वहाँ पे CPU जो था जो आपका वो ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहलाता था, है ना। उसी को कंप्यूटर का दिमाग बोलते थे क्योंकि सारी उसमें प्रोसेसिंग होती थी। उसी तरह से मोबाइल फ़ोन की जितनी भी प्रोसेसिंग होती है वो कहाँ होती है, उसके सर्किट बोर्ड में होती है। इसी के साथ में इसमें एक एंटीना होता है, एक लिक्विड क्रिस्टल बोर्ड होता है LCD, एक माइक्रोफोन होता है, एक स्पीकर होता है और एक बैटरी होती है। तो ये हमारा जो है वो कॉन्सेप्ट होता है मोबाइल सिस्टम का। नाउ अब चाहे हम मोबाइल की बात करें चाहे हम कंप्यूटर की बात करें, एक जो चीज़ हो वो है सॉफ्टवेयर, जो अगर ना हो तो उसके बिना जो है ना हमारा मोबाइल काम करता है ना ही हमारा कंप्यूटर काम करेगा। अब सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है, सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर की एक सिंपल सी डेफिनेशन होती है कि सॉफ्टवेयर इज़ अ सेट ऑफ प्रोग्राम। मतलब क्या हुआ कि नाउ इसको समझने के लिए सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोग्राम क्या होता है। और शायद मैंने पिछले जो वीडियो था उसमें आपको बताया भी था कि प्रोग्राम इज़ अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो सॉफ्टवेयर जो है उसमें हम कई सारे प्रोग्राम जो हैं वो स्टोर करके रखते हैं, तब एक हमारा क्या बनता है, सॉफ्टवेयर बनता है। और बेसिकली ये जो है हम क्यों बनाते हैं, ताकि हम किसी एक पार्टिकुलर टास्क को, एक पार्टिकुलर काम को कर सकें। जैसे कि आप देखते होंगे आपके मोबाइल फ़ोन में या आपके कंप्यूटर पे VLC मीडिया प्लेयर, MX प्लेयर, कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनका एक बेसिक काम होता है, जिनको जैसे कि अगर हम VLC की बात करें तो VLC पे हम वीडियोस देखते हैं। तो ऐसे ही कई सारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनके अपने अलग अलग काम होते हैं। नाउ विल टॉक अबाउट द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के टाइप्स की हम बात करेंगे तो हम इनको 3 उसमें कैटेगराइज करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली किसी एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन को काम करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आपका MS ऑफिस। MS ऑफिस जो है वो क्या है, MS ऑफिस एक पैकेज है सॉफ्टवेयर्स का जिसमें हम MS वर्ड मिलता है, पावर पॉइंट मिलता है, एक्सेल मिलता है। अब अगर हम वर्ड की बात करें तो वर्ड का हम काम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि अगर हमें कोई डॉक्यूमेंट बनाना है तो हम MS वर्ड का यूज़ करेंगे, है ना। तो ये हमें किसी पार्टिकुलर काम को करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसी तरह से अगर हम बात करें VLC मीडिया प्लेयर की, तो उसका हम काम करते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं काहे के लिए, ताकि हम उसमें वीडियो देख सकें। तो वो हम एक पार्टिकुलर एप्लीकेशन को यूज़ करने के लिए उसका यूज़ कर रहे हैं। तो वो सॉफ्टवेयर जिनका हम एक पार्टिकुलर काम करने के लिए यूज़ करते हैं वो कहलाते हैं क्या, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। नाउ इसके बाद आते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जिसमें जो है जिनकी हेल्प से हमारा पूरा सिस्टम चलता है। अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारा सिस्टम चलेगा ही नहीं। अगर हम कंपैरिजन करें इसका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भले हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा कंप्यूटर काम करेगा, हमारा मोबाइल काम करेगा। बट अगर एक सिस्टम सॉफ्टवेयर ना हो तो हमारा सिस्टम जो है, हमारा कंप्यूटर जो है वो काम करना बंद कर देगा। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जिनकी हेल्प से हमारा पूरा सिस्टम चलता है, हमारा कंप्यूटर चलता है। उसके बाद आते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बेसिकली कंप्यूटर के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको मैनेज करने के लिए, मेंटेन करने के लिए और कंट्रोल करने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, आप अपने कंप्यूटर की हेल्थ को सही रखने के लिए क्या यूज़ करते हो, एंटीवायरस का यूज़ करते हो। तो एंटीवायरस इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। उसी तरह से
और कई सारे टूल्स होते हैं, लाइक डिस्क कंप्रेशन होता है, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन होता है। तो ये कई सारे टूल्स होते हैं जिनको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अंदर रख सकते हैं ना। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल में हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इस वीडियो में जितनी भी चीज़ें समझाई गई वो समझ में आई होंगी। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।